सभी को नमस्ते, राम राम, वेलकम आप सभी का। नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते सभी को, राम राम। राजस्थान का एकीकरण के बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कर रहे हैं, तो आप सभी का वेलकम। किताब को हम लोग समय नहीं लगा रहे हैं, अच्छी तरीके से कवर कर रहे हैं। व्याख्या आप लोगों को पुस्तक में दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं है। कंप्लीट बुक का आप लोगों को लगभग 75 दिन के अंदर आप लोगों को पूरा कंप्लीट यहाँ पूरी तरीके 360 डिग्री एनालिसिस के साथ आपको करवा रहा हूं। नए क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पूरा मेरा अनुभव जोका गया है। आप देखिए जिस तरीके सवाल बन सकते हैं वो मैंने रखे हैं, तो आप लोग खोल लीजिए राजस्थान का एकीकरण और बढ़ जाइए आगे। राम राम सभी को, राम राम बेटा। एक साथ मेरा नमस्कार सभी को नमस्कार। और अगला टॉपिक होगा हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन। नोट कर ले, अगला टॉपिक होगा हमारे राजस्थान में किसान आंदोलन। कौन सा बेटा? किसान आंदोलन होगा। राम राम सभी को। हाँ मैं आ गया बेटा। हाँ बेटा, आप लोग मैसेज कर लें, सब जगह अवेलेबल है। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है, यहीं से आपका स्टोर का बटन दिखाई आ रहा होगा आप लोगों को, आप लोग बिल्कुल वहां मैसेज कर सकते हैं। आप लोग वहां से या आप यहां मैसेज कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल। आपको अगर सैंपल चाहिए, सैंपल पीडीएफ इसका, वो भी आप लोगों को मिल जाएगा कि किस तरीके से व्याख्या आप लोगों को कर रखी है। अब मैं पढ़ाऊंगा, क्लास को आगे बढ़ा रहा हूं। नमस्ते नमस्ते बेटा, नमस्ते, है ना? अब मैं आगे बढ़ाऊं, चले अपन लोग आगे, कोई डाउट नहीं है। आगे देखिए, समय खराब नहीं करना। बस शादी में से आई, शादी में चले गया था, अभी आया हूं वापिस, फिर जाना है पढ़ा के। 1 घंटा पढ़ाने के बाद फिर मुझे जाना है, तो बिल्कुल। लेकिन कोशिश यही है कि क्लास हमारे एब्सेंट ना रहे, है ना? हाँ बेटा, आने में टाइम में 3 दिन या 4 दिन में किताब पहुंचा दूंगा। 3 या 4 दिन में किताब आप घर पहुंच जाएगी। 3 या 4 दिन अधिकतम, ठीक है? 3 या 4 दिन। राजस्थान एकीकरण किस चरण में शिक्षा विभाग बीकानेर को आवंटित किया गया? यहां मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहूंगा, जरा सुनिए। एक्चुअली में हमारा एकीकरण का जो चतुर्थ चरण है, जिसमें हम लोग व्रत राजस्थान, ये 30 मार्च 1949 को बना। बहुत बारीकी सुनेंगे। 30 मार्च 1949 को, और ये दिन था, वो चैत्र का दिन था। वो किसका दिन था? चैत्र का माह था। चैत्र माह में शुक्ला प्रतिपदा, चैत्र माह में शुक्ला प्रतिपदा का दिन था। हमारे राजस्थान में सिरोही रियासत इस समय नहीं है, इस बात को अच्छी तरह से समझ ले। सिरोही का विलय एक बार बॉम्बे प्रांत में हो चुका है। हमारे पास 14 रियासतों का एक टुकड़ा है और 4 रियासतों का एक टुकड़ा है। 4 रियासत हमारे पास है, उसे मत्स्य संघ कहते हैं। बेशक हमारे टुकड़े 2 हो, लेकिन रियासती एकीकरण हमारा पूर्ण हो गया, क्योंकि सिरोही इस समय नहीं है। सिरोही को कहां मिला लिया गया? सिरोही को बॉम्बे प्रांत मिला लिया। कहां मिला लिया बेटा? सिरोही को बॉम्बे प्रांत मिला लिया। इसलिए हमने इस दिन राजस्थान दिवस मनाया। और बहुत सी व्यवस्थाएं हैं ये हमने यहां स्थापित की, जैसे शिक्षा विभाग बीकानेर, न्याय विभाग जोधपुर, अलग अलग तरीके से हमने वन विभाग कोटा, आप लोग खनिज विभाग उदयपुर, इस तरीके से डिवाइड किया। तो आप लोगों के चतुर्थ चरण, और आपको मालूम होगा 2026 में जो राजस्थान दिवस मनाया गया, वो राजस्थान दिवस कितने मार्च को? 19 मार्च को मनाया गया। कारण क्या है 30 मार्च को क्यों नहीं मनाया गया? क्योंकि राजस्थान सरकार ने निर्णय ले लिया कि अब जो आप लोगों के राजस्थान दिवस मनेगा वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को मनेगा। और एक बात गलती मत करना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, एक राजस्थानी भाषा दिवस है, राजस्थानी भाषा दिवस, एक राजस्थानी भाषा दिवस है। तो राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? 21 फरवरी को। राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखें। और जबकि राजस्थान स्थापना दिवस है, ये ध्यान रखना, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस, राजस्थान स्थापना दिवस। तो राजस्थान स्थापना दिवस 1 नवंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन, हालांकि कई पुस्तकों में बोर्ड की में आपको 30 मार्च ही दे रखा है, लेकिन स्थापना तब बनी तब हमारा राजस्थान बन के तैयार हुआ। आज का जो हमें राजस्थान मिला वो राजस्थान आपके कब मिला, ये तो ये ध्यान रखें। अब जो मनाया जा रहा है वो चैत्र शुक्ला प्रतिपदा को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के आदेश पर किस ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल किया गया? केंद्र सरकार के आदेश पर 1948, यानी आपके 19 जुलाई 1948 को आंसर आने दीजिए। 19 जुलाई 1948 को आंसर आने दीजिए बेटा। किस ठिकाने को है जो आदेश पर यहां मिलाया गया? इस बात को ध्यान रखना आप लोग। कौन सा ठिकाना है जिसके आदेश पर यहां बुलाया गया? तो 19 जुलाई 1948 को केंद्र सरकार के आदेश पर किस ठिकाने को जयपुर रियासत में शामिल कर लिया गया? तो आपको मालूम है, नीमराणा। देखो नीमराणा, यहां राजा भी याद करना पड़ेगा। नीमराणा अलवर में, आजकल तो ये कोटपुतली भैरोड में चले गया।
कुशलगढ़ ये बांसवाड़ा रियासत में आता था और लावा उस समय जयपुर में आता था और वर्तमान में ये बेटा टोंक में आता है। मैं यहां आपसे निवेदन करूंगा कि राजस्थान में ये 3 ठिकाने थे। राजस्थान में 3 ठिकाने हैं, इनका विलय हुआ और एक स्पेशल नोट आपके लिए होना चाहिए। एक ठिकाना और था जिसे दांता ठिकाना कहते हैं। कौन सा? दांता, गलती मत करना कभी, दांता ठिकाना। लेकिन ये दांता ठिकाना है, दांता ठिकाना। दांता ठिकाने का जो विलय हुआ, दांता ठिकाने का विलय हुआ, वो ध्यान रखें आप लोग, वो गुजरात में हुआ। दांता ठिकाने का जो विलय हुआ कहां हुआ? गुजरात में। दांता ठिकाना है तो दांता ठिकाने का विलय कहां हुआ है? गुजरात में। तो हमारे पास 3 ठिकाने हैं बेटा। एक का नाम ध्यान रखें आप लोग, एक का नाम हमारे पास में नीमराणा है, नीमराणा अलवर में, कुशलगढ़ बांसवाड़ा में, और ध्यान रखें लावा है वो कहां है? जयपुर टोंक में। मैं आपसे निवेदन करूंगा इनके राजा आप लोगों को आने चाहिए। देखो नीमराणा का राजा है, उसका नाम है राजा राजेंद्र सिंह। ऊपर राजेंद्र सिंह है तो नीचे नीचे ध्यान रखें हरेंद्र सिंह है, यानी यहां का राजा है हरेंद्र सिंह है। तो एक का नाम राजेंद्र सिंह जो नीमराणा में है और एक नीचे नीचे बांसवाड़ा में, उसका एकीकरण के समय राजा कौन था? हरेंद्र सिंह था। लावा जो ठिकाना है वो लावा जयपुर वर्तमान टोंक में। तो इन दोनों ने कहा यार लावा आपको साथ नहीं लेंगे, 3 तिगाड़ा और काम बिगाड़ा, वैसे भी आप लोगों का भूगोल में नाम अच्छा नहीं है, लावा लावा तो बदनाम है लावा। तो ये इन्होंने कहा यार हम एक ही तो वंश के दीपक हैं, हम एक ही तो वंश के दीपक हैं, एक ही तो वंश के दीपक हैं, यानी यहां बनेगा वंश प्रदीप सिंह। क्या बनेगा? वंश प्रदीप सिंह। तो ध्यान रखना नीमराणा का राजेंद्र सिंह हो गया, कुशलगढ़ का हरेंद्र सिंह हो गया और लावा का वंश प्रदीप सिंह हो गया। लावा का कौन हो गया? वंश प्रदीप सिंह। तीनों के तीनों आप लोगों को ध्यान रखना है। यहां पे बेटा सुनील टप्पा, सुनील टप्पा है, ये एमपी का था, एमपी का था, एमपी का था। सुनील टप्पा कहां का था? एमपी का था। इसका जो विलय हुआ वो विलय कहां हुआ? राजस्थान में। और झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र था, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र, उस सिरोंज क्षेत्र को वहां दिया गया। इस प्रकार के क्वेश्चंस बनेंगे। आप ये कहेंगे सर कहां से सवाल पूछ लिया? मैं हर बात को बेटा आप लोगों को एक एक करके बता के जा रहा हूं। हाँ बिल्कुल पवन पुत्र, वेलकम बेटा, एक एक बता के जा रहा हूं। अच्छी तरीके से बातों को समझे, क्या पता वो कैसी लैंग्वेज रखेगा, किस प्रकार के क्वेश्चन रखेगा, मालूम नहीं है। लेकिन ये बुक आप लोगों की जो एमसीक्यू बुक मैं आपको करवा रहा हूं, शायद मेरे हिसाब से 2 साल तक आप लोगों को कोई ऑब्जेक्टिव बुक नहीं खरीदनी है, नहीं पढ़नी है। और भगवान चाहे कि हमारा सिलेक्शन इसी साल हो जाए, मैं तो ये मानूं। लेकिन आपके 27 तक का एग्जाम आराम से कवर करेगा। 26-27 तक आपको कोई एमसीक्यू बुक नहीं देखनी। आगे देखिए, यदि हम लोग ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई, सवाल सुनिए, यदि हम लोगों ने मिलकर अपनी रियासतों की यूनियन नहीं बनाई, यूनियन नहीं बनाई, तो सभी रियासतें निश्चित रूप से समाप्त हो जाएंगी। यह चेतावनी 1947 में राजाओं के सम्मेलन में किसने दी थी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है, कई बार पूछा गया है कि ये आप लोगों के कह रहे हैं कि हमने छोटी छोटी रियासत हैं और छोटी छोटी रियासतों का विलय करके हमें एक राजस्थान यूनियन बना लेनी चाहिए। और अगर हमने राजस्थान यूनियन नहीं बनाई तो हमारे निश्चित तौर से हमारा जो ये है वो बहुत जल्दी क्या हो जाएगा? हमारा समाप्त हो जाएगा अस्तित्व। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? आप लोगों को बताना है बेटा। बुक आपके पास किस किस के पास पहुंच गई मुझे एक बार मैसेज करें, और बुक का आप लोगों का क्या रिव्यू है, क्या आया है ये भी मुझे बता दें। जिनके पास बुक पहुंच गई है या कहीं से ले ली है तो एक बार अपना रिव्यू जरूर डाल दें कि आप लोगों का दिल गदगद हुआ कि नहीं हुआ, ये आप लोगों को देखना है ना। आपका दिल है वो गदगद हुआ कि नहीं, ये आपको देखना है। तो बेटा एक बार मुझे मैसेज कर दें। बिल्कुल आप लोगों के जो आकांक्षा है उस आकांक्षाओं पे आपकी बुक खरी उतरी कि नहीं उतरी, ये मुझे बताना है आप लोगों को। चलिए, तो यहाँ पे 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, हमने यहाँ पे हमारे पास में महाराणा भूपाल सिंह, महाराणा भूपाल सिंह उदयपुर के हैं। और ध्यान रखें इन्होंने ये प्रयास किया। इनका एक कथन बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे पूछा गया था, जोधपुर के राजा हनुमंत सिंह, जोधपुर राजा हनुमंत सिंह है, ये तो मोहम्मद अली जिन्ना के बहकाव में आके पाकिस्तान में शामिल होना चाहता था। इन्होंने मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह से पूछा कि आपकी क्या राय है, तो इन्होंने कहा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें आप लोग, है ना, आप लोगों के। हाँ, इन्होंने जो कहा जरा सुनिए। इन्होंने क्या कहा था कि मेवाड़ का भारत उपमहाद्वीप में स्थान कहां होगा? क्या कहा? मेवाड़ का भारत उपमहाद्वीप में, भारत उपमहाद्वीप में स्थान कहां होगा? स्थान कहां होगा? कहां
होगा इसका निर्णय तो हमारे पूर्वज सैकड़ों वर्ष पहले कर चुके हैं। यानी मेवाड़ कहां मिलेगा, मेवाड़ का भारत उपमहाद्वीप में स्थान कहां होगा, इसका निर्णय है वो तो हम लोग सैकड़ों वर्ष पूर्व ही कर चुके हैं, है ना, सैकड़ों वर्ष ही पूर्व कर चुके हैं। तो ध्यान रखें आप लोग, वो भोपाल सिंह का कथन है। बेटा अच्छे से अच्छा लेवल लेके चल रहा हूं, इस लेवल के अलावा आपको राजस्थान जीके पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। सुन ले सभी विद्यार्थी, आप किसी भी तैयारी कर रहे हो तो बढ़िया से बढ़िया लेवल लेके चल रहा हूं मैं, है ना। हाँ ठीक है बेटा, ये ध्यान रखें आप लोग। हाँ बिल्कुल, बीकानेर लोहारू राज्य मिलना चाहता था, सही कह रहे हैं आप लोग निकिता जी। तो ये कथन भोपाल सिंह कह रहे हैं कि मेवाड़ का भारत उपमहाद्वीप में स्थान कहां होगा, इसका निर्णय तो सैकड़ों वर्ष पूर्व है वो ही कर चुके हैं हमारे पूर्वज। ये कथन उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह का है। अखिल भारतीय स्तर पर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में, सवाल सुनिए पहले, अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में गठित किस समिति ने राजस्थान के शीघ्र एकीकरण वृहत राजस्थान की मांग की थी। एक समिति है और उस समिति का नाम बताना है। वो समिति का जो गठन हुआ है वो राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में हुआ है। किसकी अध्यक्षता में? राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में एक समिति गठन हुआ है। तो अखिल भारतीय स्तर पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन हुआ है और वो कमेटी का नाम क्या है? आप लोगों का आंसर ए आ रहा है। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आंसर ए आ रहा है, बिल्कुल आप लोगों का सही आंसर है। आप लोग कहेंगे राजस्थान आंदोलन समिति। एक्चुअली क्या हमारे ये सावा होता है ना आकातीज का, जबरदस्त शादियां होती हैं इस टाइम पे बहुत शादियां होती हैं। मैं भी बस शादी में से गांव में प्रोग्राम था तो बिल्कुल अटेंड करके मैं सोचा यार नहीं मैं तो 1 घंटा क्लास लेके आ जाऊं, है ना। तो आपके लिए मैं आया कि यार एब्सेंट नहीं रहना। कोशिश ये है कि देखो काम आप लोगों को मैं समझता हूं 10 दिन में एक बार काम हो सकता है, क्योंकि शाम क्लास होती है तो आप लोगों को कभी एब्सेंट नहीं रहेगी। बाई चांस कभी एक क्लास आपके 10 में एक बार हो सकता है, बाकी मैंने ये सीरीज चलाने के बाद कभी एब्सेंट नहीं रखा। टेस्ट आप लोगों को जो पेंडिंग चल रहे थे वो निःशुल्क टेस्ट सीरीज वो भी मैंने अपलोड कर दी गई है पिछले, क्योंकि एमसीक्यू बुक आई थी। एमसीक्यू बुक के कारण वो टेस्ट थोड़ा रुक गए थे, 2 टेस्ट, वो टेस्ट भी मैंने अपलोड कर दी गई, वो भी आप लोगों को मिल गए होंगे। निःशुल्क टेस्ट सीरीज, उसमें कोई किसी प्रकार का आपका चार्जेबल नहीं है ना। लेकिन मैंने सोचा नहीं यार क्लास तो लेके आऊंगा, तो मन करता कि एब्सेंट नहीं रहूं मैं। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण, सवाल सुनिए, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण यानी मत्स्य संघ का नाम मत्स्य संघ किसके सुझाव पर दिया गया? साधारण क्वेश्चन है और उस क्वेश्चन का आंसर बनेगा के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के सुझाव पर मत्स्य संघ का नामकरण किया गया। और मैंने आपको बताया ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर 4 रियासतों का यहां विलय हुआ। अलवर के तेज होते हैं, अलवर के महाराजा तेज सिंह। भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, इसको रट लेना, मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को। ABCD, ए का मतलब हो गया अलवर, ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर, डी का मतलब धौलपुर। तो कितनी रियासत हो गई? 4। अब इनका आप लोग राजा याद कर लो, मेरे हिसाब से बेहतर रहेगा, पहले बता रहा हूं। अलवर वाले तेज होते हैं, यानी अलवर के राजा हो गया तेज सिंह। हालांकि हम तेज नहीं है, अलवर वाले सीधे साधे आदमी है, लेकिन मैं याद करने की दृष्टि से कह रहा हूं कि अलवर वाले तेज होते हैं, तो अलवर का तेज सिंह हो गया। भरतपुर उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है, तो भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो ब्रज भाषा बोली जाती है, इसका मतलब कौन हो गया? बृजेंद्र सिंह हो गया। करौली में गणेश पाल वासुदेव। और मैंने पहले ही कहा था कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य का उदय धौलपुर जिले से होता है। सूर्य को हम लोग भान कहते हैं, तो यहां नाम याद हो जाएगा उदय भान सिंह। अब बताओ मुझे कौन सा बच्चा है जो कहता है कि सर मेरे याद नहीं होता मैटर? अरे बेटा तुम पढ़ते नहीं हो, आप मुझे गालियां निकाल लेंगे, आप कहेंगे सर क्या कह रहे हो आप लोग, हम पे आरोप लगा रहे हो क्या? हम पढ़ते नहीं है, हम तो दिन रात एक करते हैं। पढ़ने का तरीका सही होना चाहिए। और फिर एक बात मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या पढ़ना है उससे ज्यादा जरूरी है कि हमें क्या नहीं पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना। तो याद हो गया, अलवर वाले तेज होते हैं, अलवर का राजा तेज सिंह। भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, बृजेंद्र सिंह। करौली में गणेश पाल और धौलपुर के उदय भान सिंह। कि सबसे पहले राजस्थान में सूर्य का उदय कहां होता है? धौलपुर, उदय भान सिंह। और उदय भान सिंह सबसे सीनियर मतलब बुजुर्ग थे, इसलिए इनको इस संघ का राज प्रमुख बनाया गया और करौली के राजा को उपराज प्रमुख बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, जोधपुर के महाराजा हनुवंत सिंह ने, सुनिए सवाल, जोधपुर के महाराजा
जोधपुर के महाराजा हनवंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वीपी मेनन पर पिस्तौल पेन पिस्तल तान दी थी, उन्होंने मेनन को क्या धमकी थी? सवाल का भाषा देखिए आप लोग, सेम आपका परीक्षा पैटर्न, सवाल की भाषा देखिए क्या कहा गया था। जोधपुर के महाराजा हनुमंत सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय वीपी मेनन पर पिस्तौल यानी पेन पिस्तल तान दी थी, उन्होंने मेनन को क्या धमकी दी थी? बताइए क्या धमकी दी थी? मैं पाकिस्तान मिलूंगा, मैं तुम्हारे दबाव में आकर झुकने वाला नहीं हूं, मैं जोधपुर को स्वतंत्र रखूंगा, मैं जिन्ना से मिल चुका हूं। कोई भाई का बी आ रहा है? बी बिल्कुल आपको ध्यान रखना कि यहां मैं तुम्हारे दबाव में आकर झुकने वाला नहीं हूं, ये बीपी मेनन से कहा था और इसकी पेन पिस्तल को ले गए थे वो और आज भी वहां है। और वेरी इंपॉर्टेंट, वीपी मेनन ने क्या कहा था? वीपी मेनन ने कहा कि मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, गीदड़ धमकियों से मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों डरने वाला नहीं हूं, मैं तुम्हारे गीदड़ धमकियों डरने वाला नहीं हूं। कहा कि मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। तो वीपी मेनन पर पिस्तौल यानी पेन पिस्तौल तान दी थी, उन्होंने मेनन को क्या धमकी दी थी? कहा कि मैं तुम्हारे दबाव में आकर झुकने वाला नहीं हूं और उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारी गीदड़ धमकियों से डरने वाला नहीं हूं। दोनों का ध्यान रखना। और ये पेन पिस्तल है, ये पेन पिस्तल को यहां से छीन के ले गए थे आज भी, और बहुत पावरफुल आदमी थे। हनुमंत सिंह जी छोटे मोटे आदमी नहीं थे बेटा, मैं बता दूं आप लोगों को। हनुमंत सिंह जी की वजह से जयनारायण व्यास ने हार के चक्कर में 2 जगह चुनाव लड़ा था। उस समय 1952 में इलेक्शन हुए, जोधपुर बी विधानसभा सीट और जालोर ए विधानसभा सीट से, और हनुमंत सिंह के आदमियों ने जयनारायण व्यास को दोनों जगह से हरा दिया था। हालांकि हनुमंत सिंह जी की वायुयान दुर्घटना में निधन हो गई थी, तो पकड़ थी इनकी। जयनारायण व्यास नाम सुना होगा, 2 जगह चुनाव लड़ते हैं पहली विधानसभा में और दोनों जगह से हार जाते हैं। वो तो क्या है कि किशनगढ़ विधानसभा सीट पर चांदवल मेहता होता था, चांदवल मेहता ने इस्तीफा दिया, वहां उपचुनाव हुए, तो फिर जयनारायण व्यास विधानसभा पहुंचे थे। एकीकरण के समय, सवाल है एकीकरण के समय राजस्थान की सबसे प्राचीन और सबसे नवीन रियासत कौन सी रही? आप बता दीजिए। राजस्थान की सबसे प्राचीन और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत, राजस्थान की सबसे प्राचीन और राजस्थान की सबसे नवीन रियासत है, वो कौन सी रही? जरा देखिए। हमारे पास आप कह देंगे गुरुजी मेवाड़, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सबसे प्राचीन इतिहास मेवाड़ का है, मुझे झालावाड़ में दिक्कत है। बिल्कुल आपका ऑप्शन सही है, झालावाड़ में दिक्कत इसलिए है, सबसे पहले तो हमें झालावाड़ गठन की तारीख आनी चाहिए कि झालावाड़ रियासत गठन कब हुआ। तो आप लोग कहेंगे सर गठन हुआ 10 अप्रैल को। कितने अप्रैल को हुआ? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 1838 ईस्वी को गठन हुआ। पहला पॉइंट, क्योंकि नवीनतम है लेकिन गठन मालूम होना चाहिए। दूसरा, गठन हुआ तो भाई राजा बना होगा। यहां का प्रथम राजा कौन था? तो आप लोग कह देंगे झाला मदन सिंह था। प्रथम राजा कौन था? झाला मदन सिंह। तो झाला मदन सिंह प्रथम राजा था। 2 बात। तीसरी बात कि भाई झालावाड़ को अलग कहां से किया? तो आप लोग कहेंगे कोटा से अलग किया। कोटा के 17 परगने, जैसे आप तहसील होती है ना, वैसे 17 परगने अलग किए। 17 परगने अलग किए। 17 परगने क्या किए? अलग किए। तो ध्यान रखें, कोटा से कितने परगने? तो कोटा से 17 परगने वो क्या किए? अलग किए। प्रथम राजा हमारे पास मदन सिंह हो गया। सवाल बनता है तो उस समय कोटा से अलग हुआ तो कोटा का राजा कौन था? तो कोटा का राजा था राव राम सिंह द्वितीय। अलग हुआ तो कोटा का राजा कौन था? राव राम सिंह द्वितीय कोटा का राजा था। आप कहेंगे सर फिर अंग्रेजों को क्या लाभ हुआ? अंग्रेजों को कितना टैक्स दिया? तो ध्यान रखें, अंग्रेजों को 80,000 रुपए वार्षिक देना तय हुआ। नोट डाल दें, अंग्रेजों को 80,000 रुपए। अंग्रेजों कितने? अंग्रेजों को 80,000, अंग्रेजों को 80,000 वार्षिक देना तय हुआ। 80,000 वार्षिक देना तय हुआ कि अंग्रेजों को कितना? 80,000 वार्षिक देना तय हुआ। ध्यान रखें। तो मेवाड़ और झालावाड़, तो सबसे नवीन रियासत है झालावाड़ है, सबसे प्राचीन मेवाड़ है। और झालावाड़ के बारे में ये तथ्य जरूर, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप लोग कृष्णा जी, राम सिंह द्वितीय है, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं बेटा आप लोग। शिल्पा आप भी सही कह रहे हैं, है ना? बिल्कुल। एक भाई विशाल भाई कह रहे हैं गुरुजी 80 के, बिल्कुल बिल्कुल 80,000 रुपए वार्षिक देना तय हुआ। आपकी तैयारी तो मजबूत है यार।
ये बात तो कहनी पड़ेगी। इसलिए मेरा मन करता है कि हम लोग इतनी मेहनत करें और मेहनत सही दिशा की तरफ जाए तो हमको सफलता मिल जाएगी। क्योंकि आप पढ़ने वाले हैं, मेरी रुचि पढ़ने में है, पढ़ाने में है, अच्छा कंटेंट मैं आपको दे दूंगा, बस आप तो मेरे साथ चलते जाइए, तो आपको घबराने वाली आवश्यकता नहीं है। क्योंकि उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं बेटा, लेकिन मेरी एक आदत रही है कि मैं विद्यार्थी की कभी प्यास नहीं बुझाता मीठा मीठा बोल के कि तुम ये हो, तुम वो हो, है ना। तो मैं बड़ाई नहीं करता, मैं हमेशा विद्यार्थी को प्यासा बनाता हूं। जब विद्यार्थी प्यासा बनेगा तो प्यास की खोज में दौड़ेगा, तो उसे मीठी मीठी चौपड़ी चौपड़ी बातें करेंगे तो विद्यार्थी को वास्तविकता पता नहीं होगा, एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हुए रोएगा। ये मेरी ध्यान रखें आप लोग, चाहे इससे मेरी अच्छाई कह दे बुराई कह दे, लेकिन मेरे में ये आदत है, मेरे खून में रंगी हुई ये चीज कि मैं आपके साथ धोखा नहीं कर सकता। 25 मार्च 1948 को गठित पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? प्रधानमंत्री की बात की गई है और प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुललाल आसावा को। किसको बनाया गया? गोकुललाल आसावा। देखो, प्रथम चरण हमारा मत्स्य संघ, तो मत्स्य संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो शोभाराम कुमावत थे। फिर हमारा आएगा पूर्व राजस्थान संघ, तो पूर्व राजस्थान संघ के जो प्रधानमंत्री थे वो गोकुललाल आसावा थे। पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री कौन थे? गोकुललाल आसावा थे। हीरालाल शास्त्री जी की बात करेंगे तो ध्यान रखें, ये आप लोगों के हीरालाल शास्त्री, ये आपके चौथे चरण जिसे हम लोग कहेंगे वृहत राजस्थान, तो वृहद राजस्थान के प्रधानमंत्री ये थे। माणिक्यलाल वर्मा तीसरा, यानी संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, संयुक्त राजस्थान संघ, तो संयुक्त राजस्थान संघ ये बनेगा। तो हमारे पास यहां पे पूछा गया कि पूर्व राजस्थान संघ के प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया, किसे बनाया गया? आप लोग कह देंगे गोकुललाल आसावा को। अगला क्वेश्चन आपके पास, संयुक्त राजस्थान यानी तृतीय चरण में उदयपुर के विलय के बाद इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग कितनी हो गई? क्योंकि ये कह रहा है उदयपुर के विलय के बाद, तो उदयपुर के विलय के बाद की बात करेंगे तो इसका मतलब पहले हमारी 9 रियासतें, बाबू की झाड़ू को परसाटो, बाबू की झाड़ू को परसाटो, ठीक है। भाई कह रहे हैं हमारे जितेंद्र बोस साहब, गुरुदेव एमसीक्यू मेरे पास पहुंच गई है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया, और अभी इसे टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अपने भाइयों से भी कहें, अपने बहनों से भी कहें जो क्लास यहां ले रहे हैं कि इस किताब को जरूर पढ़ें और इसकी व्याख्या जरूर बताएं। बोस साहब, जितेंद्र जी व्याख्या के बारे में जरूर बताओ। क्वेश्चन तो यही चल रहे हैं, क्वेश्चन तो यही है जो आपके सामने चल रहे हैं। अपने भाई बहनों को इसकी व्याख्या के बारे में बताओ कि मैंने इसको व्याख्या कितने विस्तार से की गई है, व्याख्या के बारे में जरूर बताएं। और मैं फिर कह रहा हूं, हर विद्यार्थी के पास एक किताब होगी, मेरा वादा है। कोई सफलता से पहले ले लेगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी तो उसको दिक्कत होगी, यार वास्तव में वो किताब कहां गई? ये किताब है। क्वेश्चन यही चल रहे हैं, बस इनकी व्याख्या है विस्तार से, वो आपको अतिरिक्त मिलेगी टॉपिक वाइज आपको, है ना, ये ध्यान रखें आप लोग। तो यहां सवाल पूछा गया है, संयुक्त राजस्थान यानी तृतीय चरण, संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण में उदयपुर के विलय के बाद इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग कितनी हो गई थी? संयुक्त राजस्थान तृतीय चरण में उदयपुर के विलय के बाद इसका क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग कितनी हो गई थी, आपको बताना है। तो आप लोग कहेंगे 30,000 वर्ग मील क्षेत्रफल और जनसंख्या लगभग 42 लाख रुपए। और वो ध्यान रखना, रियासती विभाग की जो शर्तें मैंने आपको बताई थी कि वही रियासतें अपने आप में स्वतंत्र हैं जो इनकी आबादी 10 लाख से अधिक हो और 1 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी हो, और वो 4 रियासतें थी जो शर्त को पूर्ण कर रही थी। यहां इस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, आपको सुमेलित करना है। एक तरफ सूची फर्स्ट है, सूची फर्स्ट में रियासत है, और एक तरफ सूची सेकंड है, और सूची सेकंड में शासक है। यानी और कह रहे हैं वो रियासत का नाम और शासक से उसका मिलान कर दीजिए, रियासत का नाम और शासक से उनका मिलान कर दीजिए। हमारे पास बूंदी, तो बूंदी का बहादुर सिंह, एक याद करते हैं कि सर 5 किलो बूंदी वही खाता है जो बहादुर होगा, तो बूंदी के बहादुर सिंह है, डूंगरपुर के महाराव लक्ष्मण सिंह है, झालावाड़ के हरिश्चंद्र सिंह है, और जैसलमेर के महारावल जोहार सिंह है। तो इसका मतलब यहां तो पूरा का पूरा हमारा मिलान हो गया। इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ा रहा हूं, देखो ए बी सी डी यानी अलवर। अलवर के राजा कौन था, रट लेते हैं कम से कम। अलवर, बी का मतलब भरतपुर और सी का मतलब करौली, सी का मतलब करौली और डी का मतलब धौलपुर, डी का मतलब धौलपुर। तो ए बी सी डी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, है ना। तो हम एक ही बात कर रहे हैं, ए अलवर। तो हमने कहा अलवर वाले तेज होते हैं, होते नहीं है, हम तो माफी चाहते हैं, केवल शब्दों की दृष्टि से याद करवाने की दृष्टि से आपसे कह रहा हूं, है ना, होते नहीं है, मैं तो आप लोगों को केवल याद करवाने के दृष्टिकोण से आपसे कह रहा हूं, है ना। तो अलवर वाले तेज होते हैं, यानी अलवर का हो गया तेज सिंह, अलवर का हो गया तेज सिंह। भरतपुर उत्तर प्रदेश के चिपटा हुआ है और भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, इसलिए भरतपुर के राजा एकीकरण समय बृजेंद्र सिंह हो जाएंगे, है ना, बृजेंद्र सिंह हो जाएंगे।
करौली में हालांकि गणेश जी का मंदिर सवाई माधोपुर में है, लेकिन गणेश देव वासुदेव उस समय सवाई माधोपुर नाम की कोई रियासत नहीं थी, इसलिए हमने गणेश करौली में बिठा दिया, है ना। इसके बाद धौलपुर, हम कहेंगे धौलपुर में सबसे पहले राजस्थान में सूर्य का जो उदय होता है वो धौलपुर में होता है, और सूर्य का उदय उदय तो है ही, और उदय को बोलते हैं भान, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, उदय भान सिंह। क्या बन जाएगा, उदय भान सिंह। कि सूर्य का उदय कहां होता है, भान का उदय कहां होता है, तो भान का सबसे पहले उदय होगा वो कहां होगा, धौलपुर में। तो धौलपुर के कौन हो गए, उदय भान सिंह। तो ए फॉर अलवर, अलवर का याद हो गया। अलवर का अलवर वाले तेज होते हैं, ऐसे में पढ़ा रहा हूं, हालांकि हम तेज नहीं है। भरतपुर में ब्रज भाषा बोली जाती है, तो भरतपुर का राजा बृजेंद्र सिंह हो गया। करौली में सवाई माधोपुर में गणेश जी का मंदिर है, लेकिन हम करौली में बिठा देते हैं। और धौलपुर में उदय होता है सूर्य का, उदय भान, उदय सूर्य को भान बोलते हैं, तो भान का जो उदय होता है वो कहां होता है, धौलपुर में। और मैंने कहा बूंदी वही खाएगा जो कि बहादुर होगा। 5 किलो अगर बूंदी एक जगह बैठ के किसी को खानी है तो बूंदी वही खाएगा जो बहादुर होगा। और देखिए कोटा आज शिक्षा के क्षेत्र में भारी है, और उस समय भारी भीम था। उस समय महाभारत काल में भारी भीम है, और आज के काल में ये ध्यान रखें आप लोग, जो भारी है शिक्षा के क्षेत्र में भीम है, तो ये भी याद कर लीजिए कोटा का भीम सिंह। ठीक है बेटा, आप लोग देखो 9-10 राजा मैंने याद करवा दिए। 9-10 ऐसे ही होती है पढ़ाई, ये राजा वगैरह याद करने में आप लोगों को मेहनत नहीं लगानी है। मैं फिर कह रहा हूं आप लोगों को, आप अपना पढ़ने का रवैया बदल लो बेटा। कोई माई के लाल में ताकत नहीं है जो तुम्हें सिलेक्शन होने से रोक सके। सिलेक्शन होने से कोई रोक सके, किसी के माई के लाल में ताकत नहीं है। लेकिन इसके लिए बेटा आप लोगों को जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, और खुले शब्दों में निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से खुले शब्दों में निवेदन कर रहा हूं। जरा देखिए, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण के पूर्ण होने पर राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन बने। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान के एकीकरण पूर्ण होने पर राजस्थान के पहले राज्यपाल। तो साधारण क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आएगी हम लोगों को। तो आप लोग कह देंगे गुरुमुख निहाल सिंह, है ना, कोई समस्या नहीं हमें। गुरुमुख निहाल सिंह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और ये जो राज्यपाल का पद लाया गया और राज प्रमुख का जो पद समाप्त किया गया, वो 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन द्वारा, 7वें संविधान संशोधन 1956 हुआ, उसके द्वारा यह काम किया गया है। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह काम किया गया। 7वां संविधान संशोधन 1956 के द्वारा यह काम किया गया। अगला क्वेश्चन, हमारे पास अभिकथन यानी कथन है, और हमारा दूसरा हमारे पास कारण है। तो अभिकथन हमारे पास में, और कारण जरा देखिए। हम लिखा कथन, पहले लिखा ऊपर कथन, ये हो गया हमारे पास, और दूसरा हमारे पास कारण हो गया। 30 मार्च 1949 को वृहत राजस्थान के गठन के साथ ही राजस्थान का एकीकरण व्यावहारिक रूप से पूर्ण मान लिया गया, और इसी दिन राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बहुत बारीकी से क्वेश्चन को समझेंगे। इस चरण में जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर जैसी बड़ी रियासतें शामिल हो गई, जिनसे राज्य का अधिकांश भूभाग एकीकृत हो गया। बात को समझे, ये क्या कह रहा है, जरा देखिए। ये कह रहा है कि राजस्थान में 19 रियासतें हैं, ठीक है। कितनी रियासतें? 19 रियासतें। राजस्थान में कितनी रियासतें हैं? 19 रियासतें हैं, और 19 में से इस समय हमारे पास एक रियासत है बेटा, कौन सी? सिरोही। सिरोही का जो इस समय विलय हो गया, वो बिल्कुल एक बार बॉम्बे प्रांत में हो गया। कहां हो गया? बॉम्बे प्रांत में हो गया, यानी इस समय नहीं है। बाद में हम इसे 2 चरणों में सिरोही का राजस्थान में विलय करेंगे, लेकिन आगे चल के करेंगे। एक बार तो सिरोही हमारे पास नहीं है। जब एक बार अपने पास सिरोही है ही नहीं, तो हमारे पास रियासतें कितनी बची? 18। 18 में देखेंगे 2 टुकड़े पड़े हुए हैं हमारे। ये देखिए, एक तो हमारे पास चरण नंबर 4 पड़ा हुआ है। चरण नंबर 4 में हमारे पास आपने पढ़ा होगा कि 14 रियासत है, और एक चरण नंबर हमारे पास 1 है, मत्स्य संघ के रूप में 4 रियासत है। तो कुल मिला के टुकड़े 2 जरूर पड़े, लेकिन 18 रियासतों का विलय हो गया। और एक रियासत हमारे पास अभी है नहीं। पप्पू जी राम राम बेटा, सभी को नमस्कार, मेरा सभी को खूब सारा आशीर्वाद। लेकिन समय खराब नहीं करना, मैं इसीलिए आप लोगों से ज्यादा बातचीत कर नहीं रहा हूं, है ना। बस केवल पढ़ाई पे अपन को ध्यान देना है बेटा, बिल्कुल यहां अपन को बेमतलब का ज्ञान नहीं बांटना है ना, ये ध्यान रखें। तो 18, अब चाहे टुकड़े 2 हो, लेकिन 18 का विलय तो हो गया ना। हमारे पास कोई नहीं, 14 एक तरफ है, 4 हमारे पास एक तरफ है। इसका मतलब हमारे पास एक सही कह रहा है कि एक व्यावहारिक रूप से पूर्ण मान लिया गया। टुकड़े 2 हैं, मान लिया गया। और ध्यान रखें जयपुर, जोधपुर, जिसे ध्यान रखें जे बी का विलय हुआ इस चरण में। 3 जे 1 बी, जे से जयपुर, जे से जोधपुर, जे से बीकानेर, और जे जोधपुर, जय जैसलमेर, जय जयपुर। तो आपके बिल्कुल सही है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के आएंगे, देख लो।
डिक्टो आप लोगों का यही परीक्षा पैटर्न एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ, उठा कर देख लो। जो भी आपके पास पेपर हो रहे हैं उठा के देख लो, अधिकांश क्वेश्चन आप लोगों को इस पुस्तक से डिक्टो मिल रहे हैं। डिक्टो के डिक्टो पैटर्न तो बहुत शानदार, आप आइडियल नहीं लगा सकते, लेकिन आप पेपर देते जाओ और इस पुस्तक को देखते जाओ। मैं कहूं कि आप लोगों को वास्तविकता में ये कहेंगे, गुरुदेव आपने हमारे लिए मेहनत की, ये बिल्कुल आज हम हमारी मंजिल प्राप्त कर चुके हैं, ये मेरा वादा है। बिल्कुल आप लोगों के किसी पेपर को देख लो और इसके क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन देख लो, सेम डिक्टो आप लोगों को मिलेगा। राज्य पुनर्गठन आयोग फजल अली आयोग की सिफारिश के आधार पर राजस्थान में कौन सा क्षेत्र शामिल किया गया? ये आप लोगों के जो चेंजेस किए गए वो आप लोगों के फाइनल जो हमारा ड्राफ्ट बना, फाइनल जो हमारा आधुनिक राजस्थान बना, वो आधुनिक राजस्थान है, वो 1 नवंबर 1956 को बना आधुनिक राजस्थान। तो आधुनिक राजस्थान बना, वो राजस्थान हमारा कब बना? 1 नवंबर 1956 को, जिसे हम लोग 1 नवंबर 1956 को, जिसे एकीकरण का 7वां चरण कहते हैं। जो कुछ हमें चेंजेस करना था वो हम लोग यहां करेंगे। कैसे करें जरा देखिए। आबू देलवाड़ा है, आबू देलवाड़ा जो हमने सिरोही में छोड़ दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ये 26 जनवरी 1950 को सिरोही का विलय हुआ, लेकिन सिरोही के विलय में आबू देलवाड़ा को छोड़ा गया। कहते हैं ना सिरोही रियासत का विलय 2 चरणों में हुआ, तो यहां पे आबू देलवाड़ा को छोड़ दिया गया और आबू देलवाड़ा जो मिला हमें वो 1 नवंबर 1956 को मिला। अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश होता था, इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा है, वो दर्जा इसे हटा दिया गया, सामान्य जिला बनाया, और इसकी जो विधानसभा है उसे धारा विधानसभा कहते थे, जिसकी सदस्य संख्या 30 हुआ करती थी, 30 सदस्य, जिसके प्रथम मुख्यमंत्री है हरिभाव उपाध्याय बना। इसका विलय है वो राजस्थान विधानसभा में कर दिया गया। राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या प्रारंभ में 160 थी, लेकिन यहां पे 30 अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा सीट का और विलय हो गया, तो 1 नवंबर 1956 को विधानसभा की सीटों की संख्या कितनी हो गई? 190, जैसे वर्तमान में हमारे पास में। इसके बाद सुनील टप्पा। मैं 2 चीजें आपसे कहूंगा, देखो, एक ये हमारा झालावाड़ क्षेत्र है, आपसे जिला पूछ सकता है कि विलय कहां हुआ, झालावाड़ क्षेत्र है, और नीचे की तरफ हमारा एमपी है यानी मध्य प्रदेश है, नीचे की तरफ हमारा एमपी है यानी मध्य प्रदेश है। अब देखो यहां पे वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कहेंगे एक क्षेत्र मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और दूसरा क्षेत्र मध्य प्रदेश से ले रहे हैं, समझ गए? एक क्षेत्र हम मध्य प्रदेश को दे रहे हैं और दूसरा क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश से ले रहे हैं, एक मध्य प्रदेश दे रहे हैं, एक मध्य प्रदेश से ले रहे हैं। कैसे जरा देखिए, हमारे पास झालावाड़, झालावाड़ से हमने जो क्षेत्र दिया वो सिरोंज दे दिया मध्य प्रदेश को। सिरोंज क्षेत्र कहां पड़ता है? झालावाड़ का, वो झालावाड़ से हमने लेके कहां दे दिया? मध्य प्रदेश को। और मध्य प्रदेश से एक इलाका है सुनील टप्पा, कौन सा है बेटा? सुनील टप्पा, वो सुनील टप्पा लेके कहां दे दिया? झालावाड़ को। तो एक मध्य प्रदेश दे दिया और एक मध्य प्रदेश से हमने ले लिया। तो कितने चेंजेस किया? हम लोग कहेंगे देखिए सर, सिरोही को छोड़कर सिरोही का विलय पहले हो गया, आबू देलवाड़ा बचा, उस आबू देलवाड़ा का जो विलय हुआ वो आबू देलवाड़ा का विलय यहां 7वें चरण में हुआ, पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट है अजमेर मेरवाड़ा जो केंद्र शासित प्रदेश था, उस केंद्र शासित प्रदेश, नमस्ते नमस्ते भाई, नमस्ते, बिल्कुल, अरे बीकानेर वालों राम राम तुमको। तो जो आप लोगों के अजमेर मेरवाड़ा है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, इसको भी विलय यहां कर दिया गया, सामान्य जिला बना दिया। इसकी जो विधानसभा जिसे धारा सभा कहते थे अजमेर मेरवाड़ा के अलग से, उसको भी विलय राजस्थान विधानसभा में कर दिया। राजस्थान विधानसभा की सीटों की संख्या 160 पहले से थी, 30 और मिल गई तो 190 हो गई। इसके बाद मध्य प्रदेश को एक इलाका हमने दे दिया, झालावाड़ का सिरोंज क्षेत्र मध्य प्रदेश दे दिया और मध्य प्रदेश का सुनील टप्पा क्षेत्र झालावाड़ में ले लिया। तो उपरोक्त सभी सही है बेटा, सबको राम राम। मैं एक बार ही आपसे सामूहिक रूप से नमस्कार कर रहा हूं, आपको सबको आशीर्वाद दे रहा हूं, सबका नमस्कार स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं वक्त खराब नहीं करूंगा, ये मेरी कसम खाई हुई है कि मैं बिल्कुल वक्त खराब नहीं करूंगा, बिल्कुल वक्त खराब नहीं करूंगा, एक भी विद्यार्थी का वक्त खराब नहीं होगा। अगर मैं 1 घंटा आया हूं तो 1 घंटे का आपको पूरा पूरा हक देके जाऊंगा ईमानदारी से, ताकि आपको एक पछतावा ना हो कि हम रायथान वाले सर के पास गए, इतना बड़ा लंबा अनुभव होने के बाद भी उन्होंने हमारा समय खराब कर दिया। ये बहुत बड़ा है कि आ तो जाते हैं लेकिन हमारा पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस नहीं बढ़ता है। अब हमें बुक हमारे पास निकल गई है तो हमें एक टारगेट मिल गया कि सर इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अब अगला टॉपिक राजस्थान किसान आंदोलन है, तो फाइनल है कल हम किसान आंदोलन ही पढ़ेंगे, तो हमें एक टारगेट मिल गया, हमें पता है कि पूरे 75-80 दिन के अंदर कंप्लीट पुस्तक को हम लोगों को पढ़ना है। तो क्वेश्चन मिल गए, टारगेट मिल गए, और आप लोगों को पीडीएफ नहीं लेनी पड़ेगी, किताब आपके पास में है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि आप मेरी बातों को समझें, मुझे कोऑपरेट करें और फालतू की बातें नहीं करें आप लोग। बहुत बढ़िया अलवर वालों, ठीक है। चलिए, तो राजस्थान के एकीकरण
के समय, तो इसलिए आप भी कोऑपरेट करें कि अपन केवल पढ़ाई पे ध्यान दें, वक्त खराब नहीं करें। चलिए बेटा, राजस्थान के एकीकरण समय भरतपुर धौलपुर रियासतों की जनता की राय जानने के लिए गठित शंकरदेव समिति में अध्यक्ष के अलावा अन्य सदस्य कितने थे? तो कुल मिला के ये जो समिति थी वो 3 सदस्य समिति थी। ये जो समिति थी कितने सदस्य बेटा? ये 3 सदस्य समिति थी। 3 सदस्यीय समिति थी। ये 3 सदस्यीय समिति थी। तो ये हमारे पास 3 सदस्यीय समिति, जिसमें खुद शंकरदेव हैं, वो अध्यक्ष हैं, और आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। क्या कहा बेटा मैंने? आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल। आर के सिद्धवा और प्रभुदयाल है, ध्यान रखें आप लोग, ये इसके सदस्य हैं। कई बार पूछ लेता है, ये मैंने लैंग्वेज अलग तरीके से बना दी, और वो जो सवाल पूछता है वो अलग लैंग्वेज पूछ लेगा कि बताइए निम्न में से कौन है जो शंकरदेव राय कमेटी है उस कमेटी के सदस्य नहीं थे, उस कमेटी में शामिल नहीं थे, उस कमेटी में शामिल नहीं थे, उस कमेटी में शामिल नहीं थे। तो आप लोगों को आर के सिद्धवा, प्रभुदयाल और शंकरदेव, ये ध्यान रखें आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास, 3 मार्च 1952 को गठित राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कौन बने? सवाल सुनिए आप लोग। 3 मार्च 1952 को गठित राजस्थान की प्रथम निर्वाचित सरकार के मुख्यमंत्री कौन थे? अब इस बात को बहुत बारीकी से आप लोगों को समझना पड़ेगा। जरा सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 3 मार्च 1952। 3 मार्च 1952 अब कैसे पढ़ेंगे जरा सुनिए हम लोग इसको। हमारे पास हीरालाल शास्त्री, ये राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री जरूर है, लेकिन प्रथम ये मनोनीत मुख्यमंत्री है। 1950 में बना दिया गया, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री है, ध्यान रखें आप लोग। इन्हें कब बना दिया गया? तो 1950 में बना दिया गया, संविधान लागू होने के बाद में। हमारे चुनाव हुए 1952 में हुए। जब 1952 में चुनाव हुए तो प्रथम जो निर्वाचित मुख्यमंत्री है, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, तो प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री, प्रथम निर्वाचित जो मुख्यमंत्री हैं, प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री वो टीकाराम पालीवाल हैं। और फिर दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन से बेटा? दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री हैं 6 महीने बाद में जय नारायण व्यास उपचुनाव जीत के आ गए किशनगढ़ विधानसभा सीट से, तो इन्हें मुख्यमंत्री बनाया। पद छोड़ना नहीं चाहते थे टीकाराम पालीवाल, तो टीकाराम पालीवाल जी को उप मुख्यमंत्री बनाने का लालच दिया गया। नहीं माने, इनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा रहा था, तो अविश्वास प्रस्ताव से फिर ये बचे और इन्होंने फिर उप मुख्यमंत्री का पद है, वो उप मुख्यमंत्री का पद इन्होंने क्या किया? स्वीकार किया। उप मुख्यमंत्री का पद है वो क्या किया? स्वीकार किया, यानी इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया, इनको उप मुख्यमंत्री का पद दिया गया। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री याद कर लीजिए, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री। कल का टॉपिक होगा राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में किसान आंदोलन। तो हम लोग कहेंगे राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री। तो राजस्थान के प्रथम उप मुख्यमंत्री हैं टीकाराम पालीवाल साहब। ऐसा पहला अवसर आया है जो पहले कोई मुख्यमंत्री रह गया हो और बाद में उप मुख्यमंत्री बन गया हो, है ना? पहले मुख्यमंत्री फिर उप मुख्यमंत्री, यानी उल्टा उप मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने के बाद फिर उप मुख्यमंत्री बनाओ, तो वो कौन है? टीकाराम पालीवाल साहब। अभी बात कर रहा था मैं आप लोगों से, अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी। क्या कहा है? अजमेर मेरवाड़ा की अलग विधानसभा थी, जिसे क्या कहा जाता है और उसके एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों से इस विषय पर चर्चा की थी, आपसे इस विषय पर चर्चा की थी कि अजमेर मेरवाड़ा की विधानसभा को धारा सभा कहते थे। और 1952 में 2 इलेक्शन हुए थे, एक राजस्थान विधानसभा का हुआ था और एक धारा सभा का हुआ। ये धारा सभा है, कौन सी है? धारा सभा। ये ध्यान रखें आप लोग, इसकी सदस्य संख्या, इसकी जो सदस्य संख्या है, वो सदस्य संख्या की बात करेंगे तो वो सदस्य संख्या कितनी है? 30 है। और हालांकि इसका आगे चल के 1956 में इसका विलय हो जाएगा, 1956 में इसका क्या हो जाएगा? विलय हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हरिभाऊ उपाध्याय। तो फिर ये राजस्थान की विधानसभा सीट 160 थी 1952 में, और फिर इसका राजस्थान विधानसभा में विलय होगा तो फिर 190। भाई अजमेर मेरवाड़ा जब केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहेगा तो उसकी विधानसभा का कहीं तो विलय होना है, तो राजस्थान विधानसभा में विलय कर दिया गया और राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 से और 30 बढ़ के 190 हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन
सुमेलित कीजिए आप लोगों को, यहां मिलान करना है। एक तरफ उस समय शासक दिए गए और एक तरफ वहां पे प्रीविपर्स यानी प्रारंभिक जो खर्चा दिया गया है उसका ब्यौरा दिया गया है। आप लोगों को आंसर आने दीजिए। प्रीविपर्स यानी इन्हें वहां दिया गया, तो आंसर आने दीजिए। आप लोग क्या आंसर देंगे बताइए बेटा। बताइए क्या आंसर देंगे। देखिए, जयपुर के मान सिंह द्वितीय 18 लाख रुपए, हनुमंत सिंह को 17.5 लाख रुपए, बीकानेर के शार्दुल सिंह को, इसका मतलब यहां हमारे पास चारों मिलान। लेकिन मेरी तरफ से एक बात मैं कहना चाहूंगा कि प्रिय ये आप लोगों के पोते बाकी, यानी सरकार का जो खजाना है, सरकार को खजाना जमा करवाया गया, सरकार को खजाना जमा करवाया गया, सरकार को खजाना जमा करवाया गया, खजाना जमा करवाया गया, सरकार को खजाना जमा करवाया गया। उस खजाने में सर्वाधिक राशि जमा करवाई। क्या कहा मैंने? उस खजाने में सर्वाधिक राशि, उस खजाने में सर्वाधिक राशि किनके द्वारा जमा करवाई गई? तो सर्वाधिक राशि जो जमा करवाई, क्या कहा मैंने? सर्वाधिक राशि जो जमा करवाई वो कराई 4,87,00,000 रुपए। 4,87,00,000 रुपए। तो 4,87,00,000 रुपए जो जमा करवाया वो बीकानेर के राजा शार्दुल सिंह ने करवाया। ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सबसे ज्यादा जो राशि जमा करवाई, क्या कहा मैंने? सबसे ज्यादा जो राशि जमा करवाई गई वो किसके द्वारा करवाई गई? तो आप लोग कहेंगे बीकानेर के राजा है शार्दुल सिंह, इसके द्वारा सबसे ज्यादा राशि जमा करवाई गई। रट लेना, रट लेना, सबसे ज्यादा जमा करवाई गई वो कौन सी रियासत द्वारा पोते बाकी जमा करवाई गई? तो आप लोग कह देंगे वो बीकानेर रियासत, और बीकानेर की रियासत द्वारा सर्वाधिक पोते बाकी यानी 4,87,00,000 रुपए जमा करवाई गई थी। 4,87,00,000 रुपए जमा करवाई गई थी, इस बात को ध्यान रखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के एकीकरण के किस चरण को संयुक्त वृहत राजस्थान नाम दिया गया? संयुक्त वृहत राजस्थान, पहला चरण, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। संयुक्त वृहत राजस्थान, इसका मतलब आपको मालूम होगा, ये कहना ये चाह रहा है कि ये चरण में मत्स्य संघ है। कौन सा संघ है? मत्स्य संघ। मत्स्य संघ यानी चरण नंबर 1, चरण नंबर 1, चरण नंबर 1 है जिसकी 4 रियासतें, उनका विलय कर दिया। मत्स्य संघ चरण नंबर 1, इसका विलय करके हम लोग बात करेंगे। हमारे पास में वृहत राजस्थान है। कौन सा राजस्थान है? वृहत राजस्थान। इस वृहत राजस्थान विलय किया गया, यानी हमारे पास चरण नंबर कौन सा? चरण नंबर आप लोगों के 4। और फिर हमारा 5वां चरण बना, वो 5वां चरण है वो आपके संयुक्त वृहत राजस्थान के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो आप लोगों के चरण कौन सा आएगा? पंचम। हाँ बिल्कुल, 15 मई सही कह रहे हैं पवन पुत्र बेटा, आपको सही कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, संविधान लागू होने पर 26 जनवरी 1950 को राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया? बताइए, राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बनाया गया? राजस्थान को किस श्रेणी का राज्य बना दिया गया? आंसर आने दीजिए आप लोग। राजस्थान में किस श्रेणी का राज्य बन गया? आपको श्रेणियां याद होगी, आप लोगों ने 7वां संविधान संशोधन 1956 आपने पढ़ा हो, 7वां संविधान संशोधन 1956। तो यहां पे जो हमारे पास श्रेणी है वो श्रेणी कौन सी है? हमारे पास में बी श्रेणी। बी श्रेणी क्यों है जरा सुनिए आप लोग। ए श्रेणी में ब्रिटिश प्रांत आते थे, ब्रिटिश प्रांत, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये ब्रिटिश प्रांत जो आते थे वो आपके ए श्रेणी में। वो राज्य जो देसी रियासतों के विलय से बने, वो राज्य जो देसी रियासतों के विलय से बने, तो देसी रियासतों के विलय से बनने वाले बी श्रेणी हो गए। जो केंद्र शासित प्रदेशों से बने वो आपके सी श्रेणी में, और जो अर्जित किए उपनिवेशन क्षेत्र है वो आप लोग इस श्रेणी में आएंगे। तो इसका मतलब हमारा राजस्थान का विलय देसी रियासतों से हुआ है। हालांकि ये जो आप लोगों के 7वां संविधान संशोधन है वो 7वां संविधान संशोधन है, ठीक है। तो 7वां जो संविधान संशोधन है वो 7वां संविधान संशोधन द्वारा इन श्रेणियों को समाप्त किया गया, यानी वर्तमान में इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है। वर्तमान में इस प्रकार की कोई श्रेणी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम विधानसभा चुनाव यानी 1952 में राजस्थान विधानसभा की कुल सदस्य संख्या कितनी थी? अब बहुत बारीकी से समझना है आप लोगों को, कितनी थी। मैंने पहले कहा आप लोगों से कि 1952 में जो इलेक्शन हुए राजस्थान में 2 विधानसभाओं के इलेक्शन हुए। राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 160 थी, और जो हमारे पास अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो हमारा
केंद्र शासित प्रदेश है, इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 30 थी। इसका मतलब हमारे पास 161 और 31। फिर जब अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश को समाप्त करके एक सामान्य जिला बनाया तो उसकी विधानसभा का भी कहीं शिफ्टिंग की गई। जब विधानसभा को शिफ्टिंग की गई तो राजस्थान विधानसभा में सदस्य संख्या कितनी हो गई? 190 1956 में। क्लियर? तो हमारे पास 160 आएगी। राजस्थान विधानसभा में 160 ही थी। यहां के राजस्थान विधानसभा के जो मुख्यमंत्री बने थे निर्वाचित, वो बने थे टीकाराम पालीवाल। टीकाराम पालीवाल। और ये आप लोगों के केंद्र शासित प्रदेश है, केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को धारासभा कहते थे। केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा को धारासभा कहते थे। इसकी सदस्य संख्या कितनी थी? 30। तो दोनों का विलय करके 190 हो गई। क्लियर? ये इस प्रकार के सवाल आप लोगों से पूछता है बेटा, इसलिए आप लोगों को थोड़ा हौसला रखना है। नेक्स्ट, एकीकरण के दौरान कोटा के महाराव भीम सिंह किस नए राज्य के निर्माण के पक्षधर थे, जिसमें कोटा, बूंदी, झालावाड़ शामिल है? बताइए, किस नए राज्य के निर्माण के पक्षधर थे? थोड़ा सा क्वेश्चन को यहां पे अलग तरीके से बनाया गया है। क्या आंसर देंगे आप लोग? मेरे हिसाब से आंसर साधारण है, आप लोग आराम से इसका आंसर दे सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शायद मेरे हिसाब से क्वेश्चन बड़ा साधारण रखा है। एकीकरण के दौरान, सवाल सुनिए, एकीकरण के दौरान कोटा के महाराव भीम सिंह किस नए राज्य के निर्माण के पक्षधर थे, जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ शामिल हो? वृहत कोटा, हाड़ौती संघ, दक्षिणी पूर्वी यूनियन और चंबल प्रदेश। बी, बिल्कुल हाड़ौती संघ। कौन संघ? हाड़ौती संघ आंसर बनेगा आप लोगों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1949 में जब हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो किस नेता को उप प्रधानमंत्री बनाया गया? उप प्रधानमंत्री बनाया गया। ध्यान रखना, ये तब की बात है तब उप प्रधानमंत्री का पद यहां चल रहा था। तब की बात है, उप प्रधानमंत्री का पद यहां चल रहा था। यहां पे अभी संविधान लागू नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री केंद्र में नहीं है, प्रधानमंत्री एकीकरण में चलेगा। तो संविधान लागू हो जाएगा तो ध्यान रखें, प्रधानमंत्री के पद केंद्र में और राज्य मुख्यमंत्री का पद। तो क्या आंसर देंगे आप लोग? कोई भाई बी में जा रहा है, कोई किस में जा रहा है? आपका आंसर बनेगा सिद्धराज टड्डा। वेरी इंपॉर्टेंट। 1949 में जब हीरालाल शास्त्री प्रधानमंत्री बने तो किस नेता को उप प्रधानमंत्री चुनाया गया? आपके सर बिल्कुल प्रधानमंत्री। या आप लोगों के 26 जनवरी 1950 का जो समय आएगा, वहां संविधान लागू होगा तो प्रधानमंत्री का पद समाप्त हो जाएगा और यहां पे मुख्यमंत्री का पद लागू होगा। लेकिन अभी चुनाव होंगे नहीं, चुनाव 1952 में होंगे, इसलिए हम इन्हें मनोनीत मुख्यमंत्री का नाम देंगे। और राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने वो हीरालाल शास्त्री बने। फिर चुनाव होंगे 1952 में तो टीकाराम पालीवाल साहब है, वो टीकाराम पालीवाल साहब है, वो ध्यान रखें निर्वाचित मुख्यमंत्री बनेंगे। तो इन बातों का आप लोगों को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, सिरोही का विभाजन अन्यायपूर्ण मानते हुए किस नेता ने इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया था? आप सवाल देखिए, सवाल हमसे आ रहे हैं, ऐसा नहीं सवाल नहीं आ रहे, लेकिन सवाल को इस तरीके से बदला जा रहा है जिसकी कोई हद नहीं है। आप खुद देखो, मतलब सवाल आते आते को इतना घुमाया जा रहा है कि आते हुए सवाल को भी हम लोग थोड़ा सोचने को मजबूर हो जाएं। ये नहीं कि हम उसका जवाब गलत देंगे, जवाब गलत नहीं, उस संबंध में हम सोचने पे क्या हो जाएं, मजबूर हो जाएं। उस संबंध में हम सोचने पे क्या हो जाएं, मजबूर हो जाएं। उस संबंध सोचने में हम क्या हो जाएं, मजबूर हो जाएं। तो यहां पे सिरोही का विभाजन अन्यायपूर्ण मानते हुए किस नेता ने इसके विरुद्ध व्यापक आंदोलन चलाया? गोकुल भाई भट्ट। गोकुल भाई भट्ट को बिल्कुल सिरोही, राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी। कभी पूछा जाए आप लोगों को कि राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं, तो राजस्थान का गांधी गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहां हुआ? हाथल गांव में हुआ। इनका जो जन्म हुआ वो जन्म कहां हुआ? आथल गांव में। और आथल गांव कहां पड़ता है? सिरोही में। इनका जो जन्म हुआ वो आथल गांव में हुआ और आथल गांव कहां पड़ता है? सिरोही में। इस बात को ध्यान रखें। और फिर हमारा सिरोही का विलय हुआ, और यह भी ध्यान रखें सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय है कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय 2 चरणों में हुआ। सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ? 2 चरणों में हुआ। नंबर एक जो हुआ वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को, और एक हुआ हमारा 1 नवंबर 1956 को। 26 जनवरी 1950 को विलय हुआ, वो ध्यान रखें वो
आपके आबू देलवाड़ा छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय हुआ। आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय हुआ, यानी 26 जनवरी 1950 को। वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग कहेंगे आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर, आबू देलवाड़ा को छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय हुआ, छोड़कर संपूर्ण सिरोही का विलय हुआ, संपूर्ण सिरोही का विलय। तो संपूर्ण सिरोही का जो विलय हुआ वो कहां हुआ? 26 जनवरी। लेकिन आबू देलवाड़ा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने फिर अपने पास गुजरात में रख दिया, उसका विलय हुआ, वो ध्यान रखें, 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो कौन सी रियासत राजस्थान की जिसका 2 चरणों में विलय हुआ? भाई स्पीड कम ज्यादा हो तो मुझे बता देना। मेरा टारगेट जबरदस्त है, 75 दिन मैंने इस पुस्तक को देने, 75 से 80, चाहे मैराथन लूं चाहे कैसे भी लूं, लेकिन इस पुस्तक को कंप्लीट करवानी है। एक बार पुस्तक पूरी हो गई फिर इस पे राउंड लगेगा दूसरा, यानी इसी पुस्तक पे मुझे लगातार काम करना है, लगातार मुझे इस काम करना है इस पुस्तक पर। ये पुस्तक अगर मैं रटाने में विद्यार्थियों कामयाब हो गया, और मैंने रटान नहीं, इसमें क्योंकि पूरा टॉपिक आ रहा है, इसमें यह नहीं कि पुस्तक आप लोगों को केवल ऑब्जेक्ट नहीं, इसकी व्याख्या मैंने साथ में दी गई है। तो यहां जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, अब आपको 5-10 लाइनें नीचे व्याख्या मिलेगी प्रत्येक क्वेश्चन के, तो हमारा टॉपिक कवर हो रहा है। इसको अच्छी तरीके से अपन ने कवर कर लिया। इसलिए बेटा आप लोगों को थोड़ा स्पीड कम ज्यादा हो तो मुझे बता देना है, आप लोगों को कोई इश्यू नहीं है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं। मुझे जितना लग रहा है मैं मेरे हिसाब से चल रहा हूं, मैं मेरे हिसाब से लेके चलूंगा, और मेरे ऊपर चीजें छोड़ देंगे तो आप लोग बहुत बेहतर कर देंगे, बता दूं मैं आप लोगों को। अगर मेरे ऊपर चीजें छोड़ देंगे बहुत बेहतर कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एकीकरणों के चरणों में राज प्रमुख के पद के संबंध में सही सम्मेलन है। एकीकरण के चरणों में, एकीकरण के चरणों में राज प्रमुख के पद के संबंध में सही सम्मेलन कौन सा है? मत्स्य संघ, बिल्कुल उदयभान सिंह धौलपुर को राज प्रमुख बनाया गया। आप कहेंगे सर क्यों बनाया गया, यह भी ध्यान रखें आप लोग। आप कहेंगे सर ABCD अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, चारों रियासतों में सबसे सीनियर जो थे, बुजुर्ग थे, ये थे, इन्हीं को राज प्रमुख बनाया गया। पूर्व राजस्थान संघ भीम सिंह कोटा, भीम सिंह कोटा क्यों बनाया गया? क्योंकि इन्हीं के प्रयासों से बाबू की झाड़ू को परसाटो 9 रियासतों का विलय एक साथ राजस्थान में हुआ था। संयुक्त राजस्थान भूपाल सिंह, भूपाल सिंह को क्यों बनाया गया? हम लोग कहेंगे इसलिए बनाया गया भूपाल सिंह को, कि सर इसलिए बनाया गया भूपाल सिंह को क्योंकि ये शर्त थी इनकी कि मुझे वंशानुगत राजप्रमुख बनाया जाए। वंशानुगत मतलब मैं मृत्यु हो गई तो मेरा बेटा, मेरा पोता, वंशानुगत ना बना के इनको आजीवन बनाया गया था। पूर्व वृहत राजस्थान, वृहत राजस्थान में आपके मान सिंह द्वितीय को बनाया गया, ये ध्यान रखें आप लोग। बिल्कुल आपके चारों के चारों सही है, बिल्कुल ऑल सही हैं आप लोगों के, सही कह रहे हैं आप लोग। 1 2 3 4। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो मेरे हिसाब से आपको दिक्कत आएगी नहीं। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, आप ध्यान रखना, राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री रहे, एक नहीं रहा है। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कितने रहे बेटा? 3 रहे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री कितने? 3 रहे। राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री, तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री जय नारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, CS वेंकटाचारी, मोहनलाल सुखाड़िया। तो आप आंसर देंगे हीरालाल शास्त्री। तीनों के तीनों राजस्थान के मनोनीत मुख्यमंत्री रहे। यानी राजस्थान में जो निर्वाचित मुख्यमंत्री आया था टीकाराम पालीवाल, उनसे पहले 3 हैं ये मनोनीत मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और मैं आपसे एक बात मेरे दिल की कहना चाहता हूं आप लोगों से कि ऐसा कभी पूछे कि जो मनोनीत भी रह गए, तो देखो जय नारायण व्यास पहले 3 में शामिल हैं जो मनोनीत रहे, और बाद में ये निर्वाचित हुए दूसरे नंबर के। निर्वाचित टीकाराम पालीवाल के बाद हुए। तो एक सवाल बनता है, राजस्थान के प्रथम मनोनीत और निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? नमस्ते भाई, नमस्ते। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? तो आप लोग कहेंगे जय नारायण व्यास। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित और मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? जय नारायण व्यास। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप किस स्थिति को अस्तित्व में आया था? सवाल सुनिए आप लोग क्या कह रहा है। राजस्थान का वर्तमान स्वरूप, राजस्थान का वर्तमान स्वरूप है वो किस तिथि को अस्तित्व में आया था? आज का स्वरूप जिसे हम आधुनिक राजस्थान कहते हैं, और वो हमारा 1 नवंबर 1956 को आया था। तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। मैं सभी भाई बहनों से मेरा निवेदन, कल का टॉपिक राजस्थान का किसान आंदोलन, ये पुस्तक आप ले लेना, कहीं मिल जाएगी, सब जगह अवेलेबल है, कहीं नहीं भी मिल रही तो कोई बात नहीं, आप लोग आराम से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। यही यूट्यूब पे स्टोर का बटन आ रहा होगा। अगर आप लोगों को इसकी सैंपल PDF चाहिए,
मान लो कोई बच्चा है जो कहता है गुरुजी मुझे सैंपल पीडीएफ चाहिए, मैं देखना चाहता हूं, तो बिल्कुल आपको सैंपल पीडीएफ भी 80 पेजों की अवेलेबल है। 80 पेज कम नहीं होते दादा, ध्यान रखना आप लोग। राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, राज्य आप पढ़े, बेहतर तरीके से पढ़े, आपको मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है। और बिल्कुल मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है कहने पर, आपके सामने क्वेश्चन है और अपन टारगेट इसका 75, आर्ट एंड कल्चर अलग हो गया है आप लोगों का, लिस्ट बना दूंगा मैं। और कल का टॉपिक आपका राजस्थान में किसान आंदोलन रहेगा। आप सभी को मेरी तरफ से शुभ रात्रि। अब मैं भी जा रहा हूं, एक बार शादी में दोबारा जाके आऊंगा ना, तो नाश्ता तो करके आ गए, आप खाना खा के आ जाता हूं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, राम राम सभी को।